मूवी शुरू होती है एवा से, जो अपने होम टाउन आई है अपने स्कूल के फ्रेंड्स डैनिका और टेडी की एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने। वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड माइलो भी होता है। शाम तक चारों फायरवर्क्स देखने जाने का प्लान बनाते हैं। अपने साथ अपनी हाई स्कूल की दोस्त स्टीवी को भी इनवाइट करते हैं, जो अपने डैड की वजह से उनकी तरह कॉलेज न जा पाई। वो रिहैब भी गई थी। आज की रात टेडी की एक्साइटमेंट सातों आसमान पे थी। वो डैनिका और बाकियों के साथ बहुत मजाक मस्ती कर रहा होता है। क्लिफ के पास गाड़ी रोककर सभी फायरवर्क्स का नजारा देखते हैं और टेडी रोड के बीचों बीच आती जाती गाड़ियों के सामने आकर प्रैंक करता रहता है। और आखिर में एक गाड़ी इसी चक्कर में क्लिफ के किनारे फंस जाती है। सभी उस कार को नीचे गिरने से बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं और वो कार इवेंचुअली खाई में चला जाता है। सब पैनिक करने लगते हैं। एवा और स्टीवी को ड्राइवर की फिक्र होने लगती है। सो टेडी पुलिस को कॉल लगाकर सबको यहाँ से चलने को कहता है, पर एवा इंसिस्ट करती है कि हमें एटलीस्ट नीचे जाकर देखनी चाहिए या कम से कम पुलिस के आने तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो उसे झूठ बोलकर गाड़ी में बैठा देता है कि वो सब अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। पर डैनिका गाड़ी घर की ओर घुमा लेती है। टेडी सबसे बोलता है कि उसके डैड ग्रांट, जो एक बड़े पॉलिटिशियन है, सारा मामला संभाल लेंगे और उनमें से किसी का नाम बीच में नहीं आएगा। सो सबको आज की ये बात अपने तक रखने को कहता है। सभी अग्री कर लेते हैं और एवा को भी ना चाहते हुए सबके हाँ में हामी भरनी पड़ती है। एक साल बाद हम देखते हैं एवा को टाइलर नाम की लड़की के साथ, जो उसे ट्रेन में मिली। वो माइलो के साथ साउथपोर्ट आती है, वहीं जहाँ पिछले साल वो हादसा हुआ। टाइलर भी उनके साथ बैठ जाती है क्योंकि उसे भी 1997 के किलिंग केस को कवर करने जाना था। दरअसल टाइलर ट्रू क्राइम पॉडकास्ट होस्ट करती है। अभी माइलो और एवा आए हैं डैनिका की ब्राइडल शावर में। उसने उस हादसे के बाद टेडी से ब्रेकअप कर लिया था और अब वाइट नाम का लड़का उसका फियांसे है। वैसे पिछले एक साल में स्टीवी की डैनिका के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। पार्टी के दौरान जब वो गिफ्ट्स खोल रही होती है तो उनमें से एक बेनाम लेटर में लिखा होता है, मुझे पता है तुमने पिछले साल क्या किया। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो एवा, स्टीवी और माइलो से कहती है, ये जरूर टेडी का काम है, उसी ने ये भेजा होगा मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि मरने वाले सैम क्यूबर का कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसके लिए उन लोगों से बदला ले। सो वो आते हैं टेडी से इस बारे में पूछने। वो तो साफ कह देता है कि उसने ये सब नहीं करा। इनफैक्ट वो ये लेटर देखकर वैसे ही डरा हुआ नजर आ रहा होता है। यहाँ डैनिका को उस धमकी भरे खत मिलने के बाद से हेडेक हो रहा होता है। सो वो खुद को शांत करने के लिए नहाती है, मेडिटेशन सॉन्ग सुनते हुए, और बाहर हॉल रूम में कोई फिशमैन का कपड़ा पहने हाथ में हुक लिए वाइट को बड़े ही बेरहमी से मार देता है। जब डैनिका तरोताजा होकर आती है तो अपने फियांसे की लाश देख उसकी चीखें निकल आती है। अगले दिन सब इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। माइलो को टाइलर पे शक है क्योंकि वो 1997 के केस पे काम कर रही है, जो ठीक वैसे ही है जैसे कि अभी उनके साथ हो रहा है। मीन्स 1997 में भी टीनेजर्स के ग्रुप से कुछ हादसा हो गया था। उसके बाद से उन्हें भी वैसे ही एनोनिमस लेटर मिला एंड देन बारी बारी वो लोग भी मारे जाते गए। खूनी बिल्कुल ऐसे ही फिशरमैन के कपड़े पहने हुक लिए सबको मारता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस केस से रिलेटेड डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि टेडी के डैड ने सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट से हटवा दिया था ताकि साउथ पोर्ट का नाम खराब ना हो। ये हादसा होने के बाद से ही मीन्स 1997 से ही ये जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। एवा कहती है तब तो हमें इस बारे में जानने के लिए टाइलर की मदद लेनी होगी। सो वो आती है उससे मिलने। वो उसे बीच साइड हाउस ले आती है जो उस वक्त उस मर्डरर का किलिंग स्पॉट हुआ करता। वो बताती है कि उस इंसिडेंट में जूली नाम की लड़की जिसे ये नोट मिली थी किस्मत से अब तक जिंदा है, करेंटली एक टीचर है। पर जब उसने उसे इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो जूली ने साफ मना कर दिया। टाइलर ऐसे टोन में बता रही होती है जैसे वही किलर हो। सो जब वो ऊपर के फ्लोर को एक्सप्लोर करने जाती है तब एवा वॉइस मेल में अपने ग्रुप को यहाँ किसी को जल्दी से भेजने को कहती है। और कुछ देर बाद वो अपने सामने उसी फिशरमैन को देखती है और ऊपर के फ्लोर पे टाइलर, मीन्स ये फिशरमैन टाइलर नहीं है। जल्दी से भागने लगती है, साथ टाइलर भी। पर घर पूरा बंद था। एवा खुद को बचाने के लिए उस कातिल पे चाकू से हमला करती है तो वो भाग जाता है। टाइलर नीचे आती है, ऊपर से पिंजरा गिरता है और एवा फंस जाती है। टाइलर मदद मांगने के लिए यहाँ वहाँ देखती है और वो कातिल उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। वहाँ एवा किसी तरह पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और दरवाजे के बाहर स्टीवी होती है। उतने में ऊपर से गिरती है टाइलर की लाश। पुलिस क्राइम सीन पे आते हैं पर उनका इस केस को सॉल्व करने या उनकी मदद करने का जरा भी इरादा नहीं दिख रहा था,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे इस मामले के बाहर आने से टूरिस्ट यहाँ आना बंद कर दे। सो उनके पास जूली से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। एवा आती है जूली से बात करने, पर उन्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी, न ही साउथ पोर्ट आना था। पर एक बात वो साफ कहती है कि कातिल का जरूर उस मरे हुए आदमी के साथ कोई न कोई ताल्लुक होगा। पर बात यह है कि सैम क्यूबर के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं था। ऊपर से पुलिस ने भी हाथ उठा लिए हैं। सो वो और उसके दोस्त आते हैं टाउन हॉल मीटिंग में, जहाँ ग्रांट और पुलिस सभी इस केस को दबाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। साथ ही सैम क्यूबर की डेथ का रीजन भी उसके ड्रग एडिक्शन को दे देते हैं। वहाँ एंट्री होती है जूली के एक्स हस्बैंड और इस टीवी के बॉस रे की, जो उन पे दबाव डालते हैं कि जरा इन बच्चों की बात को सुनकर सीरियस होकर इन्वेस्टिगेट करे। पिछली बार तो कुछ कर ना पाए, एटलीस्ट इस बार तो मुजरिम को पकड़े। वहीं पे स्टीवी को पता लगता है कि उसके बॉस 1997 किलिंग के एक विक्टिम रह चुके हैं। सो यहाँ जूली के साथ जो दूसरा सर्वाइवर बचा था वो थे रे। ग्रांट कहते हैं वैसे तो हमें नहीं लगता उस केस का इससे कोई भी कनेक्शन है, पर हम पूरे साउथ पोर्ट में पुलिस तैनात कर देंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। और अगर किसी को भी इस हादसे की वजह से अपना दिलो दिमाग हल्का करना है तो वो चर्च के पेस्टर जूडा से बात कर सकते हैं। यहाँ स्टीवी अपने दोस्तों को रे के पास लेकर आती है ताकि वो उनकी कुछ मदद कर सके। वो उन्हें मशवरा देते हैं सैम क्यूबर की गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकालने की। सो एवा, माइलो और स्टीवी आते हैं उस हादसे में जो गाड़ी खाई में गिरी थी वो किसके नाम पे रजिस्टर है ये देखने, और पता लगता है गाड़ी चोरी का था और ये गाड़ी जूडा के नाम पे रजिस्टर है। वहीं डैनिका और टेडी कब्रिस्तान आए होते हैं जहाँ 1997 के विक्टिम्स दफन थे। वहाँ डैनिका सैम क्यूबर के कब्र के पास फूल देखती है जो ताज़ा था, मीन्स हाल फिलहाल ही कोई वहाँ आया होगा। सो वहाँ के गार्ड्स को कहती है सीसीटीवी फुटेज चेक करने। वो अंदर वही फुटेज देख ही रहा होता है कि तभी वही फिशरमैन उसे भी मार डालता है। यहाँ दोनों देखते हैं उस आदमी को बहुत देर हो गई है। सो टेडी चेक करने अंदर जाता है और यहाँ वो कातिल डैनिका के सामने आ खड़ा होता है। वो जान बचाकर भागती है पर पकड़ी जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कातिल उसे मारे टेडी आकर डैनिका को बचा लेता है। इस हादसे के बाद डैनिका सबको अपने मैंशन बुला लेती है और रात यहीं गुजारने को कहती है, पर स्टीवी को बार में कुछ काम था सो वो चली जाती है। माइलो अपना फोन का चार्जर लेने अपने कार में आता है और वहाँ उसे वही फिशरमैन दिख जाता है जो उसे रस्सी से गला दबाकर मार देता है और उसकी बॉडी को गाड़ी में रख कर कार को किसी सुनसान जगह पार्क कर देता है। जब एवा उसे घर पे नहीं पाती तो कॉल पे कॉल लगाती है और उसका मैसेज आता है कि उसे कुछ टाइम के लिए इन सब चीजों से स्पेस चाहिए जो एक्चुअली में मर्डरर ने लिखा था। उसके बाद एवा और डैनिका आते हैं जूडा के पास चर्च ताकि वो उसका सैम के साथ कुछ कनेक्शन के बारे में पता लगा सके। और वहाँ हम देखते हैं स्टीवी के उस दोस्त को भी जो उसके साथ बार में काम करती है। डैनिका वॉशरूम के बहाने से जूडा के कैबिन में डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है और उसे एक फोटो मिलती है जिसमें जूडा सैम क्यूबर के साथ था, मीन्स जूडा सैम का दोस्त हो सकता है। वो एवा के साथ पुलिस स्टेशन आती है ये बताने कि जूडा जरूर इन सब के पीछे है, पर पुलिस उल्टा उन दोनों को वही बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो दोनों पागल लगती है। वही स्टीवी सबका फोन ट्राई करती है पर किसी का कॉल नहीं लग रहा होता। यहाँ टेडी स्टीम लेते वक्त दरवाजे पे देखता है लिखा था अब तुम्हारी बारी। अगले सीन में हम उसे बोट के पास चिल करता हुआ देखते हैं और वहाँ फिशरमैन उस पे हमला बोल देता है। वो किसी तरह खुद को घसीट कर अपने घर तक आता है पर वो मारा जाता है उस कातिल के हाथों। जब ग्रांट बाहर आते अपने बेटे को मरा हुआ देखते हैं तो रोने लगते हैं और फिर वो कातिल उन्हें भी मार देता है। जब ये खबर पुलिस को मिलती है तब जाकर वो इस मामले को सीरियसली लेते हैं और दोनों लड़कियों को छोड़ देते हैं। वो दोनों ये जानने के बाद माइलो को रीच करने की ट्राई करती है पर अब तक उसका फोन बंद आ रहा था, पर आखिर में पुलिस को उसकी गाड़ी मिल जाती है और सबको माइलो की डेड बॉडी हाथ आती है। उसके बाद क्या था, रे उन दोनों को स्टीवी के साथ एक बोट पे साउथ पोर्ट से निकलने को कहते हैं। यहाँ पुलिस जूडा के पास आई है पर वो भी मारा जा चुका था। वहाँ उन्हें मिलती है एक फोटो सैम क्यूबर की जिसमें जूडा के साथ स्टीवी भी थी। हाँ, वो स्टीवी ही थी जो ये सब कर रही थी और अब उसके निशाने पे डैनिका है। एवा उसके टारगेट में नहीं है क्योंकि एवा ही वो अकेली लड़की थी जो सैम क्यूबर को बचाने की बात कर रही थी। दरअसल सैम क्यूबर को स्टीवी रिहैब में मिली और सैम ने उसे जीना सिखाया, लेकिन जब उसे पता लगा वो गाड़ी में सैम था क्योंकि उस रोज वो स्टीवी की फिक्र में जूडा की कार से उसके पीछे गया था ताकि वो ज्यादा ड्रिंक वगैरह ना कर ले। वो कहती है मैं चाहती थी जैसे मैंने अपना प्यार खोया है
तुम भी खो दो। उसके बाद वो डैनिका को दबोच लेती है और एवा रे को आवाज लगाती है जो छोटी बोट में थे। वो गन के साथ आते हैं और स्टीवी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो डैनिका को मार के पानी में फेंक देती है। रे उसे सरेंडर करने को कहते हैं और ना मानने पे गोली चला देते हैं। एवा इस बारे में जूली को मैसेज में बताती है और जूली जब जानती है स्टीवी रे के बारे में काम करती है तो उसे आइडिया हो जाता है कि हो ना हो रे भी इसमें इन्वॉल्व है। वहीं एवा रे के बैग पे चोट देखती है, ठीक उसी स्पॉट पे जिस जगह पे उसने फिशरमैन को मारा था। बोट से निकलने की ट्राई करती है पर रे हुक लेकर उसके आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वो 1997 के हुए नाइंसाफी का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उस मर्डरर की टेक्निक कॉपी करके ये सब स्टीवी के साथ मिलकर कर रहे थे। जब जूली वहाँ पहुँचती है तो एवा को बहुत घायल पाती है और पीछे से रे निकलता है जो उसे वहाँ देख खुश होता है और उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना एवा को मार के सारा इल्जाम जूली पे लगा दे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एवा स्पेयर गन से रे पे हमला बोल देती है। वहीं हम डैनिका को देखते हैं जो बहकर किनारे के पास आ गई और लोगों ने उसे बचा लिया। एंड में बस यही दोनों दोस्त ही बचती है और साथ ही स्टीवी के बारे में भी पता लगता है कि वो भी अब तक जिंदा है और मूवी यहीं पे खत्म होती है।